प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों में संकलन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। संकलन अभिक्रिया, संकलन का दूसरा हम नाम कह सकते हैं एजे। यह योगात्मक अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है? संकलन अभिक्रिया में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। फिर हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में निकिल या पैलेडियम, इनका ओब्लिक का मतलब है, आप चाहे निकिल ले लो काम में या पैलेडियम, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो इस अभिक्रिया में, संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकिल या पैलेडियम का। प्रश्न यह भी आ सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए कौन से उत्प्रेरक काम में लेते हैं, निकिल या पैलेडियम। और इसमें जो शब्द हम यूज कर रहे हैं उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक होते क्या हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया समाप्ति के बाद वैसे के वैसे बने रहते हैं, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी यह बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया की समाप्ति के बाद इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। अब चलिए हम इनका उदाहरण देखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कोई, आर का मतलब हम एल्किल समूह या एरिल समूह भी ले सकते हैं। इसकी क्रिया में जब हाइड्रोजन से कराऊंगा, यहां पे मैंने लिख दिया निकिल उत्प्रेरक। अब प्रिय विद्यार्थियों, होता क्या है कि ये एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा। तो यहां पर जैसे ही एक एक कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाता है, तो यहां पर ये वाला कंपाउंड क्या हो जाता है? बन जाता है आर और आर। इस प्रकार से यह यौगिक बन जाता है। यह हमारे पास में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये हमारे पास में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें क्या होता है कि यह उच्च कक्षा के लिए हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लें, जब भी कोई डबल बॉन्ड होता है तो उसमें पहला बंध सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध। दूसरा बंध पाई बंध होता है। जैसे आपको कहे 3 बंध बने हुए हैं, बताओ इसमें पाई बंध कितने होंगे? तो पहला हमेशा सिग्मा होगा, दूसरे शेष 2 पाई बंध होंगे। तो यहां पर जब भी एक पाई बंध टूटता है तो वो 2 सिग्मा बंध का निर्माण करता है। जैसे यह बंध टूटेगा पाई बंध, तो यहां पर जैसे ही ये पाई बंध टूटेगा, इस प्रकार 2 सिग्मा बंध बनते हैं और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता है, एक यहां पे जुड़ जाता है। एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो चलिए यहां पर यह इस प्रकार से इसका उदाहरण होता है। और इसका उपयोग कहां पे होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग क्या है?
तो इसको आप राइट डाउन लिख लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लिखते हैं, संकलन अभिक्रिया का कहां पर उपयोग होता है। संकलन अभिक्रिया का उपयोग प्रिय विद्यार्थियों, इसका उपयोग होता है असंतृप्त, जो हमारे पास में वसा होती है उसको संतृप्त वसा में बदला जाता है, तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग संतृप्त वसा, यानी वनस्पति घी। ध्यान रखें, वनस्पति घी एक प्रकार से संतृप्त वसा है, सैचुरेटेड फेट कहलाता है। को बदलने में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है, बदलने में। ध्यान रखें, संकलन अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है। और इसके अनुसार अब हम यहां पे कह सकते हैं, नोट डाउन में विद्यार्थियों, जो असंतृप्त वसा है इसका उपयोग हमें करना चाहिए, ना कि संतृप्त वसा का। कारण यही है, असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, फायदेमंद होती है। तो हम खाना पकाते समय वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, ना कि घी का। तो प्रश्न में इस प्रकार से आ सकता है कि आपको खाना पकाते समय वनस्पति तेल का प्रयोग करना चाहिए या वनस्पति घी का। तो हम कह सकते हैं कि खाना पकाते समय हमें वनस्पति तेल का प्रयोग करना चाहिए, ना कि वनस्पति घी का, क्योंकि वनस्पति तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती है और यह हमारे शरीर के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यह अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। अब चलिए इनकी लास्ट जो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर तो देखिए, प्रति का मतलब हम वही है, एज इसका पर्यायवाचिक विस्थापन की तरह लिया जा सकता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन का विस्थापन किसी अन्य तत्व द्वारा हो जाए, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम कहेंगे इसमें इस प्रकार से, जब हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के उपस्थिति में होता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा होता है। हेलोजन समूह होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां पर हम कहें, जब CH4 मेरे पास में मेथेन है, इसका नाम होता है मेथेन, और जब यहां पर ये क्लोरीन अभिक्रिया करता है, इसका नाम है क्लोरीन, और यहां पर डाला जाता है सूर्य का प्रकाश या प्रोक्साइड की उपस्थिति में भी यह अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग हम इनके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समझेंगे।
तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक क्लोरीन यहां से जाएगा। यह अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती है, इसको समझते हैं। ये एक हाइड्रोजन यहां पे है, फिर यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन है। यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना लेते हैं, बाहर निकल जाता है और ये क्लोरीन यहां जुड़ जाता है। तो देखिए H और यहां पे H और यहां पे H और यहां पे Cl, तो यह कंपाउंड हमारे पास में बनता है। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे। यहां पर माइनस HCl बाहर निकलेगा, जो निकलेगा उसको माइनस में लिख देंगे और यहां पे बनता है CH3Cl। इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन। जो आपने IUPAC पढ़ी है तो उसके अनुसार हम कहेंगे इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन, इसको कहते हैं। फिर यहां पर ध्यान रखना, यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक यहां पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल जाते। फिर यहां पर क्लोरीन आता है। अब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है नहीं, एक बार इसको जरूरत पड़ती है क्लोरीन मुक्त मूलक बनाने में। अब यहां पे वापस क्लोरीन आएगा, माइनस HCl निकल जाएगा, CH2Cl2 बनता है। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम होता है, डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम है। फिर यहां पर फिर एक क्लोरीन आता है और यहां से माइनस HCl बाहर निकलता है और CHCl3 बना जाता है क्लोरोफोम। क्लोरोफोम कहते हैं, क्लोरोफोम सामान्य नाम है, IUPAC नाम इसका ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। तो बनता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है। फिर यहां पर एक और क्लोरीन इससे रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, माइनस HCl निकल जाता है और बन जाता है CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको सामान्य भाषा में इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका जो सामान्य नाम है, और इसको टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। टेट्रा क्लोरोमेथेन इसका एक उपनाम पायरीन भी है, ये आग बुझाने के काम आता है। तो यहां पर ये तमाम अभिक्रियाएं चलती है। अब आगे अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि कार्बन में से पूरे के पूरे हाइड्रोजन बाहर निकल गए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखें, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो नोट लगाकर हम लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया, नोट में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ये मुक्त मूलक होते क्या हैं? जब आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से लगातार जुड़े रहेंगे तो इनमें हम उच्च कक्षा में अध्ययन करेंगे मुक्त मूलक क्या होता है, यानी जो इनके प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन मुक्त मूलक होता है। तो यह आपको लिखने की ज्यादा यहां जरूरत है नहीं, बस नोट में यह अटका देना कि यह मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। ये मुक्त मूलक अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और समास विखंडन के दौरान बनते हैं। तो यहां पर ये इनकी फैक्ट है। जब हम 11th क्लास में इन केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं तब आपको पूरी जानकारी मुक्त मूलक के बारे में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपके जो इनके कार्बनिक यौगिकों की तमाम अभिक्रियाएं थी हमने खंड वाइज पढ़ा था, जिससे आपको भी मैटर इजी लगे। अब जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक रह गया है अपमार्जक और साबुन, फिर कार्बन वाला मैटर क्लोज हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।